ओके। तो आज हम सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर जेई और नीट के सिलेबस में तो है नहीं, ठीक। तो ये चैप्टर बेसिकली हम बोर्ड के पर्पज़ से पढ़ेंगे। अपना जेई नीट का जो सीरीज चल रहा था उसी के अंडर में, क्योंकि हमने बोल रखा था कि ये जो भी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बोर्ड, मतलब वो बोर्ड के लिए उनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो जितने भी बाकी के चैप्टर्स थे उसमें हमने बोर्ड और जेई नीट पूरा सब कवर कर रखा है। ये चैप्टर जेई नीट में तो नहीं है, पर जो लोग बोर्ड के लिए पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होगा, तो जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं उनको फिर इस चैप्टर के लिए फिर मतलब इधर उधर ना जाना पड़े, या फिर इस सीक्वेंस को कर रहे हैं तो इसी में कंप्लीट हो जाए, इसीलिए इस चैप्टर को मतलब सिर्फ और सिर्फ हम बोर्ड के पर्पज़ से पढ़ेंगे कि बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, उसी पर्पज़ से मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक। और आगे जेई नीट के लिए क्लास 10th के लिए बुक आ रहा है। आप तो 11th में चले जाओगे इसके बाद, पर अपने जो जूनियर्स होंगे उनको रिकमेंड कर सकते हो। इसमें मतलब नोट्स दिए गए हैं, एकदम प्रिसाइज थियरी प्लस एग्जाम्पल क्वेश्चन बैंक, और हर एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन बैंक जितने भी है उनका हर का क्यूआर कोड दिया हुआ है, अगर दिख रहा हो तो ये। और जितने भी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के हर क्वेश्चंस का क्यूआर कोड दिया गया है ताकि आप डिटेल में उसका सॉल्यूशन देख पाओ। तो हर क्वेश्चंस का आंसर तो दिया ही है, प्लस क्यूआर कोड भी है, उसको स्कैन करके आप उसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक। तो ये काफ़ी हेल्पफुल बुक होने वाला है जो जेई और नीट का प्रिपरेशन मतलब फाउंडेशन लेवल पे करना चाहते हैं, ठीक। तो बस ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी प्रमोशन बुक का। तो ये मतलब नेक्स्ट सेशन से बुक अवेलेबल होगा, अमेजन फ्लिपकार्ट पे सब जगह अवेलेबल होगा, तो आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो प्रमोशन के लिए, ठीक। ठीक है, तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं आज का जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। तो इसमें फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, मतलब लेट्स से इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये है क्या, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या। तो जैसे कि आपने सुन रखा होगा एक काफ़ी फेमस टर्म, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है, ठीक। लेकिन आपने ये भी सुन रखा होगा कि एनर्जी हमें बचाना चाहिए, एनर्जी ख़त्म हो रहा है, कुछ तो रोना धोना इस टाइप का सुन रखा होगा, ठीक। तो फिर ये क्यों, जब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही बना सकते हैं और ना ही बर्बाद कर सकते हैं, तो फिर एनर्जी बचाने का इतना मतलब मुहिम क्यों चल रहा है, ऐसा रोना धोना ये सब क्यों चलता है। तो इसलिए चलता है कि जो एनर्जी होता है मतलब बेसिकली उसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है यूजेबल एनर्जी, मतलब एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म। एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं, वो आपने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं, नहीं पढ़ रखा है तो अभी सुन लें। एनर्जी बहुत तरह के होते हैं, तो कुछ एनर्जी यूजेबल फॉर्म में होते हैं, यूजेबल फॉर्म, और कुछ जो एनर्जी होते हैं अनयूजेबल फॉर्म। मतलब वो एनर्जी तो है पर उनका कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, और कुछ एनर्जी होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो जो हम बचाने की बात करते हैं कि एनर्जी हमें बचाना चाहिए, वो ये वाला फॉर्म होता है जो जिस एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारे काम का है। जिस एनर्जी का हम यूज ही नहीं कर सकते उस एनर्जी किस काम का, भले ही वो एनर्जी है लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक। जैसे कि लेट से अगर मैं इस ईंट को छत पे ले जाके रख दूँ तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो बोलने के लिए तो इस ईंट में फिर एनर्जी है, मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो कोई ना कोई तो एनर्जी है इस ईंट में, इसको अगर छत पे ले जाके रख गए तो। लेकिन वो एनर्जी हमारे किसी काम का है, मतलब लेट से उसको अगर हमें बाइक चलाना है या फिर व्हीकल चलाना है, 4 व्हीलर चलाना है, तो क्या इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उस एनर्जी का यूज करके हम कार या फिर बाइक चला सकते हैं, या फिर जो भी एनर्जी इसमें स्टोर है उसका हम कुछ यूज ले सकते हैं, कुछ यूज नहीं ले सकते हैं। तो जो एनर्जी इसमें स्टोर है वो एक्चुअल में नॉन यूजेबल फॉर्म में है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो वो एनर्जी हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि उससे हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के जो हमारे पर्पस के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो काम मतलब चाहिए, वो काम हम कर ही नहीं सकते हैं उस एनर्जी से, तो वो एनर्जी हमारे लिए नॉन यूजफुल है, ठीक। तो इसीलिए हम बचाने की जो बात करते हैं वो यूजेबल फॉर्म वाले एनर्जी का, जो एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आगे वही देखते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जैसे कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को हम
अच्छा कब बोलेंगे, ठीक। तो उसके हर एनर्जी सोर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो क्राइटेरिया फिट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि गुड सोर्स है, वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अगर वो क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अच्छा नहीं है, मतलब यूजेबल नहीं है, ठीक। तो एक तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का यही होता है कि जो मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए वो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना चाहिए, कि मतलब पर्याप्त मात्रा में इतना तो एनर्जी दे कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कर पाएँ, ठीक। लॉन्गर समय के लिए अवेलेबल हो, ठीक। तो जैसे कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट होता है कि इजीली एक्सेसिबल, मतलब हमारे लिए आसानी से वो अवेलेबल हो, जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो हमें आसानी से अवेलेबल हो। कन्वीनियंट टू यूज हो, मतलब आसानी से उसको स्टोर कर सकें, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें, तभी जा कर के हम डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे। स्टेडी डिलीवरी हो, मतलब जितना एनर्जी हमें चाहिए वो कंस्टेंटली, मतलब लगातार हमें दे पाए। ऐसा नहीं कि अभी दे रहा है फिर ना दे, फिर दे रहा है ना दे, मतलब लगातार जो भी एनर्जी चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए वो उतना दे पाए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, बहुत मुद्दे की बात है, मतलब पैसे वाइज हम उसको अफोर्ड कर पाएँ। सब कुछ सही है, ये सारा मतलब वेरीफाई हो रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन इकोनॉमिकली नहीं है, हम उसको ख़रीद ही नहीं सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, तो फिर वो भी हमारे किसी काम का नहीं हुआ, क्योंकि हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये 4 क्राइटेरिया कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई कर रहा है तो वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कि वो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक अच्छा स्रोत है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट देखते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो ये उस तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि इन्वायरमेंट में या फिर नेचर में काफ़ी एबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट हो और उसको रिन्यूड किया जा सके, मतलब रिफिल किया जा सके, ठीक। तो दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी जनरेटेड बाई अस, या फिर विच आर कंस्टेंटली बीइंग जनरेटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस, मतलब या तो हम उसको बना सके, जनरेट कर सकें, या फिर नेचर में वो लगातार जनरेट किया जा रहा हो, मतलब नेचर उसको बना रहा है लगातार। एंड हुच सप्लाई इज अनलिमिटेड, मतलब ऐसा ना हो कि उसका सप्लाई कुछ समय के बाद बंद हो जाए, वो अनलिमिटेड, मतलब आप यूज करो नेचर उसको फिर बना देगा, आप यूज करो नेचर उसको फिर बना देगा, तो ठीक। तो इसका जो सप्लाई हुआ वो अनलिमिटेड हो गया। तो इस तरह के जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि क्या, जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। अब ये जितने भी एनर्जी है इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सन एनर्जी, सनलाइट का मतलब क्या है कि जो सनलाइट हमें आता है वो हमेशा आते रहेगा, ऐसा नहीं तो है नहीं कि सनलाइट आज आ रहा है कल नहीं आएगा, तो ये कंस्टेंटली मतलब हमेशा आते रहेगा, तो ये हमारे लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड एनर्जी, हवा हमेशा बहता है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम विंड एनर्जी बोलते हैं, वो भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक। टाइडल एनर्जी, जो ओशियंस या सी वगैरह होते हैं उसमें टाइड्स प्रोड्यूस होता है, आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वो भी हमेशा प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं कि आज टाइड प्रोड्यूस हो रहा है कल नहीं होगा, वो हमेशा हम टाइड प्रोड्यूस हुआ उससे हम एनर्जी निकाल दिए, फिर कल नेक्स्ट टाइड प्रोड्यूस होगा या फिर नेक्स्ट मोमेंट पे टाइड प्रोड्यूस होगा। तो जो टाइड्स है वो हमेशा आते रहता है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी। वो एक तरह के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी है देख रहे हैं क्या, ये मतलब ख़त्म नहीं होगा, इनको हम यूज करते जाएं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी एग्जिस्टेड इवन विथ कंटिन्यूस यूटिलाइजेशन, अगर हम बराबर यूज भी करते रहें तो भी ये ख़त्म नहीं होंगे। सनलाइट को ऐसा नहीं है कि हम यूज करते जाएं तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, और नहीं यूज करें तो बहुत सारा वो मतलब प्रेजेंट है। उसको आप सनलाइट को कितना भी यूज करिए वो ख़त्म नहीं होने वाला है। विंड को आप कितना भी यूज करिए वो ख़त्म नहीं होगा। टाइडल एनर्जी सेम, आप कितना भी यूज करिए, ऐसा नहीं कि टाइड्स ख़त्म हो गया हमने यूज कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, खाने वाली सामान नहीं है कि खा जाइए तो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं उसको, ठीक। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक उसके उल्टा, कि दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच वेर प्रोड्यूस्ड इन द बाई, मतलब विच वेर प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट बाय द नेचुरल प्रोसेस एंड हुज सप्लाई इज लिमिटेड, मतलब पुराने ज़माने में नेचुरल प्रोसेस के द्वारा कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी बनाया गया और उनका जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो ऐसा नहीं कि अनगिनत है। एंड विच कैन नॉट बी जनरेटेड बाई आवर सेल्फ इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जिसको हम खुद जनरेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम खुद जनरेट कर पाते
फिर तो रिन्यूएबल हो जाता, क्योंकि ख़त्म हो जाता तो फिर हम फिर बना लेते हैं, ख़त्म हो जाता हम फिर बना लेते हैं, पर ऐसा बात नहीं होता है। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नेचर के द्वारा पास्ट में बहुत समय के द्वारा, मतलब बहुत लंबी समय लगा हुआ है, उससे बना हुआ है, ठीक। और उसका जो अमाउंट है वो भी फिक्स है, कितना बना हुआ है। तो अगर हम जितना अमाउंट है वो सारा का सारा अगर यूज कर जाएं तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं, ठीक। तो इसलिए इस तरह के जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक। दिस सोर्स कैन नॉट बी इमीडिएटली रिप्लेस वंस डिप्लीटेड। एक बार ख़त्म हो गया तो इतना आसानी से ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो गया तो कल बन जाए या फिर परसों बन जाए या फिर नज़दीक ही, मतलब 10 सालों में 20 सालों में बन जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत लंबा समय लगता है तब ये जा कर के बना हुआ है। तो आज अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो बहुत एक लंबा समय लगेगा इसको बनने में, तब तक हम लोग ख़त्म हो गए होंगे, ठीक। तो हमारे लिए ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम। ये क्या, कोल मतलब कोल कॉमा पेट्रोलियम एक ही नहीं है। कोल, जैसे कोल जो होता है मतलब वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उसको बनने में बहुत लंबा टाइम लगा है और वो नेचर के द्वारा बनाया गया है। पेट्रोलियम भी सेम, ये पेट्रोलियम मशीन है पेट्रोलियम निकालने का, इसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं कि ये क्या है, ठीक। अगला जो एनर्जी का हम डिवीजन करते हैं, मतलब ये बेसिकली एनर्जी का डिवाइड हमने पहले किया था ऑन द बेसिस कि वो ख़त्म होंगे या नहीं ख़त्म होंगे। तो उसके बेसिस पे दो तरह के एनर्जी को हमने डिवाइड किया था कि कुछ एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कैटेगरी में डाला था और कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कैटेगरी में डाले हुए थे। अगर फिर से एक दूसरा डिवीजन करें, फिर जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका फिर से एक डिवीजन करें। अब की बार डिवीजन करते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, कन्वेंशनल का मतलब, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, परंपरा, तो जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, ठीक। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि दो सोर्स ऑफ एनर्जी डैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरी, जो सदियों से यूज किया जा रहा हो, ठीक। उस तरह की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम हो गया, ये सब सदियों से यूज किया जा रहा है। थर्मल एनर्जी, इन सभी के बारे में अगेन डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी को बोलते हैं, जो पृथ्वी के अंदर हीट जनरेट होता है, तो उस एनर्जी से अगर उसका हम यूज करके कुछ एनर्जी सोर्स क्रिएट करें तो वो थर्मल एनर्जी होता है। हाइड्रो एनर्जी मतलब पानी का जो एनर्जी होता है उसका यूज करके अगर कुछ हम एनर्जी प्रोड्यूस करें तो वो हाइड्रो एनर्जी हुआ। बायोमास एनर्जी मतलब वेस्ट मटेरियल का अगर हम यूज करके कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करें तो वो बायोमास एनर्जी उसको बोलते हैं। तो ये सब पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत सदियों से इस एनर्जी को हम यूज करते आ रहे हैं, ठीक। दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है कि मतलब ये दो उस तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका हम नया नया अभी रिसेंटली यूज करना शुरू किए हैं, ठीक। जैसे कि क्या, सोलर एनर्जी, जैसे कि जो सनलाइट है उसका जो एनर्जी है वो हम रिसेंटली यूज करना उसको शुरू किया है। ऐसा नहीं कि परंपरा से यूज कर मतलब पुराने ज़मानों से इस एनर्जी का यूज किया जा रहा है। ये हम नया नया अभी इसको यूज करना शुरू किए हैं। टाइडल एनर्जी, जो सी वगैरह में टाइड्स उठता है उसका एनर्जी अगर एक्सट्रैक्ट करना हुआ, वो हम नया नया अभी सीखे हुए हैं उस तरह के एनर्जी को यूज करना। वेव एनर्जी सेम तरह का एनर्जी है, मतलब ओशियन में ही जो वेव प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी का यूज करके अगर हम मतलब उसका यूज करके कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो वेव एनर्जी होता है। ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी को आगे डिटेल में अगेन देखने वाले हैं। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है कि मतलब ओशियन में जो हीट डिफरेंस होता है, इसके ओशियन का जो टॉप सरफेस होता है वो थोड़ा ठंडा होता है और जो नीचे वाला सरफेस होता है, ऊपर वाला जो सरफेस होता है थोड़ा गर्म होता है क्योंकि इस पर सनलाइट आता है, और जो नीचे वाला सरफेस होता है वो थोड़ा ठंडा होता है। इसकी वजह से एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस का भी यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो उस तरह की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जो ज़मीन के अंदर जो मतलब हीट होता है उसका अगर यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन करा के भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। इन सभी तरह की एनर्जी का को हम डिटेल में आगे 1 बाय 1 देखने वाले हैं, ठीक। तो ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक। तो आगे आप 1 बाय 1 जो भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे देखा, ये सब इन सभी एनर्जी को अब 1 बाय 1 देखते हैं डिटेल में, ठीक। तो जैसे कि फर्स्ट है फॉसिल्स फ्यूल।
तो ये फॉसिल्स फ्यूल क्या होता है कि जैसे कि जो पुराने ज़मानों में प्री हिस्टोरिक टाइम में जो प्लांट्स और एनिमल्स थे जो ज़मीन के अंदर दब गए, ठीक, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ज़मीन के अंदर ही रहे, तो वो फॉसिल्स फ्यूल में अब कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक। तो जो उनका डेड रिमेन्स है, मतलब मरने के बाद जो उसका कंकाल या प्लांट का जो भी डेड रिमेन्स रहता है, मतलब अंदर दब गया, तो वो बहुत समय तक, मिलियंस ऑफ ईयर तक ज़मीन के अंदर जब वो दबा रहा, तो वो फॉसिल्स फ्यूल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। और फॉसिल्स फ्यूल जो होता है, मतलब एक तरह का, पहले तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक, क्योंकि ऑब्वियस है, मतलब ये हमेशा इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। प्लांट्स एनिमल्स जो नीचे दबे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर तक अगर अंदर रहें नीचे, तभी जा कर के फॉसिल्स फ्यूल बनता है। तो आज ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि नियर फ्यूचर में उसको हम बना पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जो फॉसिल्स फ्यूल है वो एक तरह का नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉसिल्स फ्यूल में क्या आता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, मतलब न्यूक्लियर गैस, नेचुरल गैस, ठीक, ये हो गया। तो जैसे कोल क्या होता है, जैसे कि अगर प्लांट जो नीचे दबा हुआ है वो जो होता है, वो जो मतलब अंदर मिलियंस ऑफ ईयर तक रहे नीचे, तो वो कोल में कन्वर्ट होता है, ठीक। वैसे ही पेट्रोलियम क्या होता है कि जो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल या फिर जो मरीन, मतलब समुंदर में जो जीव रहते हैं, वो अगर नीचे दब गए तो उनका जो डेड रिमेन्स होता है वो जो मिलियंस ऑफ ईयर तक अगर नीचे रहे तो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक। नेचुरल गैस क्या होता है कि ये मेनली मीथेन होता है। ये जब ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सब अगर नीचे दब जाए, या फिर वेस्ट मटेरियल जो होता है वो नीचे दब जाए, तो वो डिकम्पोज होके मतलब वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरल गैस जो होता है वो मेनली हीटिंग, कुकिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक। इसका डिसएडवांटेज क्या है फॉसिल्स फ्यूल का, कि ये जब जब हम इनका यूज करते हैं फॉसिल्स फ्यूल का, चाहे कोल हो या फिर पेट्रोलियम हो, ठीक, नेचुरल गैस तो कम, लेकिन ये कोल और पेट्रोलियम ज़्यादा, इनका अगर हम यूज करें तो ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जलने के बाद आस एसेस या फिर मतलब स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे जो एयर पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो मतलब जलाने के बाद जो राख बचता है उसको भी हम कहीं डंप करते हैं, तो वो भी मतलब पॉल्यूशन करता है। तो बर्निंग ऑफ दिस फॉसिल्स फ्यूल रिलीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग में वो काफ़ी मतलब मददगार होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए डिसएडवांटेज है, ठीक, और उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है, ठीक। एयर पोल्यूशन होता है, ठीक, हार्मफुल पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब भी निकालता है, ठीक, जिससे कि रेन और मतलब अगर पॉइजनस गैस एयर में जाए, ठीक, और जब रेन होता है तो उसमें वो मिक्स हो जाते हैं, तो उससे मतलब जो होता है वो काफ़ी, जो रेन होता है वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। अगर उसमें ये सब गैसेस मिक्स हुए हैं तो ये हार्मफुल गैस है, ठीक। और इन सभी गैसेस से रेस्पिरेटरी इशू भी होता है, सांस वगैरह लेने में भी प्रॉब्लम आने लगती है लोगों को, ठीक। इनका जो लिमिटेड रिजर्व है फॉसिल्स फ्यूल का, ये भी एक डिसएडवांटेज है कि ऐसा नहीं कि अनंत मतलब हैं अवेलेबल हैं, जितना इनका यूज करते जाओ ये बनते जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है, तो एक बार ये ख़त्म हो गए तो फिर ख़त्म हो गए, फिर इनको बनाना इतना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बहुत लंबा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है इसको बनने में, ठीक। तो इसको नियर फ्यूचर में एक बार ये ख़त्म हो गया तो हम बना नहीं सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो एनर्जी आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है कि ए थर्मल पावर प्लांट इज अ टाइप ऑफ पावर स्टेशन वेयर हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अब ये कैसे किया जाता है, मतलब एक तरह थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, एक तरह का प्लांट होता है। प्लांट मतलब एक स्टेशन टाइप का होता है, एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि जैसे कि लेट से ये एक प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर है थर्मल पावर प्लांट का, कि वो थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करता है वो ज़रा सीखते हैं, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि एक फर्नेस हो गया, और फर्नेस क्या हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ये एक रिजर्वायर है, ये वाटर इसमें भरा हुआ है, ठीक, एक वाटर रिजर्वायर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक। अभी ये वाटर जो है हीट होगा, तो ये वाटर क्या वेपर प्रोड्यूस करेगा, तो ये वाटर वेपर प्रोड्यूस किया, और वो उस वेपर को हम मतलब एक टरबाइन का जो ब्लेड होता है उस पर डालते हैं, ठीक। तो वो वेपर जाकर टरबाइन के ब्लेड पे फोर्स लगाएगा, उससे ये जो टरबाइन का ब्लेड है वो रोटेट करेगा,
तो टरबाइन का अगर ब्लेड रोटेट करेगा तो वो टरबाइन क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसको मतलब जनरेटर के थ्रू मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रोड्यूस होता है। इसका एक प्रोटोटाइप आप देख सकते हो डायनेमो में, मतलब किसी किसी साइकिल में डायनेमो लगा होता है, तो उसका टायर से अटैच होता है, वो जब रोटेट होता है तो उससे बल्ब जलता है जो साइकिल में लगा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सेम टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है कि ये जब टरबाइन रोटेट करेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये तो पार्ट सेम ही है कि टरबाइन के ब्लेड को रोटेट किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब ये जो टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक, जैसे कि इस केस में हम इसके ब्लेड को कैसे रोटेट कर रहे हैं, फर्नेस में हीट प्रोड्यूस करके वाटर को बॉयल कर रहे हैं। वाटर का जो वेपर है वो काफ़ी हाई स्पीड से जाता है और वो उसके ब्लेड को रोटेट करता है। ठीक, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है इसको थर्मल पावर प्लांट में मतलब ऐसे यूज करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक, तो वही सब प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक, थर्मल पावर प्लांट कितने तरह के होते हैं, जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल पावर स्टेशन। तो बस डिफरेंस कहाँ होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उसमें डिफरेंस कहाँ होगा, यहाँ तक स्ट्रक्चर सेम होगा सारे थर्मल पावर प्लांट का। ये जो वाटर को हीट किया जा रहा है वो हीट किस तरीके से किया जा रहा है उसके बेसिस पे भी बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम इस वाटर को हीट करने के लिए फॉसिल्स फ्यूल का यूज करें तो उस तरह के थर्मल पावर प्लांट को हम बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल पावर स्टेशन। ठीक, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करें इसके वाटर को हीट करने का तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, या फिर अर्थ का जो अंदर का हीट होता है अगर हम उसका यूज करें इस वाटर को हीट करने के लिए तो उसको बोलते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक, तो थर्मल पावर प्लांट प्ले ए क्रूशियल रोल इन मीटिंग आवर डेली एनर्जी नीड्स बट वी मस्ट बैलेंस देयर यूज विथ इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। मतलब ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर उनका यूज़ क्या मतलब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट कहीं भी सेटअप किया जा सकता है, कहीं भी लगाया जा सकता है। इसको सेटअप करने में काफ़ी मतलब एक तो इनिशियल हेवी इन्वेस्टमेंट भी होता है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी इम्पैक्ट होता है इससे। ठीक, तो हमें काफ़ी जुडिशियसली मतलब ये यूज करना चाहिए इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। ये शायद ना दिख रहा हो, मतलब ये अगला देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, ये हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक, तो वाटर का यूज करके अगर हम कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक सेटअप कर रहे हैं जिसमें हम वाटर के एनर्जी का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे लिए यूजेबल फॉर्म में हो, तो उस तरह के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि वाटर को हम क्या करते हैं कि किसी डैम में स्टोर करते हैं, मतलब एक डैम क्रिएट किया जाता है, वहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। तो वाटर काफ़ी हाइट तक मतलब ऐसे स्टोर होता है, फिर वाटर कुछ हाइट तक स्टोर हो जाता है तो फिर वो वाटर को फ्लो कराया जाता है किसी पाइप के थ्रू, और वाटर वो फ्लो करके यहाँ पे आता है, मतलब ऐसे इधर से पास होता है और यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ होता है। वाटर मतलब वाटर का ऐसे आएगा और फिर इधर से इधर निकल जाएगा। ठीक, इसमें स्टोर होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टरबाइन लगा हुआ होता है। वाटर यहाँ से नीचे आएगा तो वाटर का कुछ स्पीड होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी होगा, काफ़ी तेज़ पानी आएगा। तो वो पानी का मतलब उसके जो काइनेटिक एनर्जी है उसी का यूज करके हम टरबाइन का जो ब्लेड होता है उसको बेसिकली रोटेट कराते हैं। तो अब ये टरबाइन का ब्लेड रोटेट होगा तो यहाँ पे सब जनरेटर वगैरह लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो जैसे कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो ये सिस्टम सेटअप है वो तो सेम ही होता है हर केस में टरबाइन को रोटेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब टरबाइन को रोटेट कैसे किया जाता है वो डिपेंड करता है। जैसे पिछला थर्मल पावर प्लांट में हमने हीट का यूज करके टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कर रहे थे, यहाँ पे वाटर को स्टोर करके वाटर में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं, मतलब वाटर कुछ हाइट तक स्टोर हुआ यानी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, उसको जब नीचे फ्लो कराते हैं तो उसका जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उस काइनेटिक एनर्जी का हम यूज करते हैं इस टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करने में और जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हाइड्रो पावर प्लांट का वर्क करने का। ठीक, अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट का एडवांटेज क्या है कि एक तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं होगा कि ख़त्म हो जाएगा, इसको हम खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा सेटअप हमने खुद से बना रखे हैं, मतलब मैन मेड है,
तो इसको हम फिर से बना सकते हैं मतलब, ठीक। तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये जब ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो कुछ स्मोक या फिर पॉइजनस गैस या फिर पॉल्यूशन जो होता है इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है कि इसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ईजी है, ऐसा नहीं है कि इसमें हम फ्यूल डाल रहे हैं खरीद खरीद के। वाटर आएगा, वाटर इसमें स्टोर होगा, या फिर रेन भी होता है, बारिश होता है, तो उससे भी वाटर इसमें स्टोर हो जाता है। तो वाटर खुद ब खुद स्टोर हो जाता है, वो मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो खुद ब खुद रोटेट करेगा। तो मेंटेनेंस के लिए ऐसा नहीं होगा हमें कुछ फ्यूल देना है, कुछ देना है, तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है इसका, ठीक। चैलेंजेस क्या क्या है, मतलब इसके डिसएडवांटेज या इसको ऑपरेट करने में क्या क्या चैलेंज आता है, क्या क्या मुश्किलें होती है। कि एक तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है, ठीक। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ कि डैम्स अल्टर द इकोसिस्टम एंड सबमर्ज लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड हैबिटेट्स। कि जहाँ पे भी ये डैम बनता है वहाँ पे पहले तो जितने भी इकोसिस्टम होते हैं वो सब दब जाते हैं नीचे। जैसे यही यहाँ पे डैम बना, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें पहले से होगा, जो भी मतलब लेट से कुछ फॉरेस्ट हो सकता है, यहाँ पे छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ इकोसिस्टम होगा, कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम बंजर ज़मीन होगा, कुछ तो होगा। तो जो भी चीज़ें होगा वो सब नीचे दब जाएगा, ठीक। प्लस ये जो डैम होता है ये काफ़ी लार्ज एरिया में बनता है, मतलब ये जो बनता है तो काफ़ी लार्ज एरिया एक्वायर करता है। ऐसा ऐसा नहीं होता कि छोटा मोटा ये सब चीज़ें होती, तो बहुत बड़ा एरिया यूज होता है। तो वहाँ पे अगर बहुत बड़ा एरिया यूज हो रहा है तो वहाँ का जो हैबिटेट है वहाँ पे पहले से हो सकता है लोग रह रहे हो, लोगों का खेती हो, एग्रीकल्चर हो, तो वो सब डिस्प्लेस होता है, वो सब हटाना पड़ता है। लोग डिस्प्लेस होते हैं, लोगों को वहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक। तो ये सब कुछ चैलेंजेज है डैम बनाने में, ठीक। तो ये सब है, ठीक। और क्या है, मीथेन इमेशन, कि जो भी मतलब जो नीचे चीज़ें दब जाती है वो एक मीथेन रिलीज करती है। मीथेन एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है, मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मतलब पूरे दुनिया का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उसमें वो हेल्प करता है, ये ग्रीन हाउस गैस है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हमने देखा कि डैम बनता है तो काफ़ी मतलब बड़ा जगह एक्वायर करता है, जिससे कि लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। इसी इसी मतलब प्रॉब्लम की वजह से पास्ट में कुछ रिवोल्ट हुए हुए हैं, जैसे कि अपोजिशन टू तिहरी डैम जो कि गंगा रिवर पे बन रहा था, या फिर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो था जो कि नर्मदा रिवर पे बन रहा था। ये इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स की वजह से कि जब ये चीज़ें वहाँ पे बन रही थी तो वहाँ के जो लोग थे उनको वो डिस्प्लेस हो गए, मतलब उनको अपनी जगह छोड़ना पड़ा। कुछ लोगों का खेती था, कुछ लोग खुद रह रहे थे वहाँ पे, तो उन सभी लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, मतलब वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ा, ठीक। ये काफ़ी चैलेंज आता है जब भी कोई गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की तरफ से बनता है, तो जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पास करती है कि डैम बनाया जाए तो वहाँ पे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वहाँ पे, ठीक। हाइड्रो पावर प्लांट अगेन प्ले वाइटल रोल इन सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन, कि मतलब एक तरह से सस्टेनेबल एनर्जी देता है, लगातार एनर्जी देते रहता है और काफ़ी सस्टेनेबल है, ठीक। बट देयर इम्पैक्ट मस्ट बी केयरफुली मैनेज, कि मतलब वो बनाने की वजह से जो भी इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब लोगों को छोड़ना जाना, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक। जो वेजिटेशंस वगैरह होते हैं वो सब नीचे दब जाते हैं। इन सभी का मतलब ध्यान में रखना चाहिए हमें, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है बायोमास। बायोमास क्या होता है कि जैसे कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि लेट से ये एक बायोगैस प्लांट है, इसको ज़रा समझते हैं कि ये है क्या, तो ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि काऊ डंग हो गया, या फिर जो घरों में हम खाना खाते हैं फूड वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, फिर सीवेज का जो पानी हो गया वो सब, तो वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है मतलब उसको हम डिकम्पोज करके एक गैस बनाते हैं, जिस गैस का हम यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस कुछ बनाते हैं जिस गैस का हम फ्यूल के तरह यूज कर सकते हैं। तो वो गैस को या फिर उस प्लांट को हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट, ठीक। और उस गैस को मतलब उसका एक और भी काफ़ी, वैसे तो उसको नेचुरल गैस बोलते हैं, और उसका एक काफ़ी फेमस नेम भी है गोबर गैस। वो गोबर गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको बनाने में जो मेनली कंपोनेंट्स यूज किया जाता है वो गोबर होता है, गाय का जो गोबर होता है वो यूज होता है, तो इसलिए उसको गोबर गैस बोलते हैं। अगर जो लोग गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, प्रॉपर विलेज से, वो पता होगा उनको गोबर गैस के बारे में, बहुत बार सुन रखा होगा, ठीक। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमने बचपन में मतलब बहुत सुन रखा है, बहुत बना रखे हैं छोटा मोटा ये सब चीज़ें।
मतलब जस्ट खेलने खेलने के लिए। ये होता क्या है कि जैसे कि ये कुछ गोबर गैस प्लांट जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। ये काम कैसे करता है कि जैसे जो भी सीवेज प्रोडक्ट है, जैसे कि गोबर हो गया, काउडंग, या फिर घर का जो खाना वेस्ट प्रोडक्ट है वो हो गया, सीवेज वाटर हो गया, उन सभी को हम इसमें डालते हैं। ठीक, वो जाता है, मतलब एक टैंक है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर। डाइजेस्टर ये टैंक को बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भी चीज़ें गई है ये एक, मतलब ये ऑक्सीजन के अनअवेलेबिलिटी में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक, वो डिकम्पोज होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज होता है। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो ये कुछ गैस रिलीज करता है, तो वो गैस जो होता है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। ठीक, तो इसलिए इसको बोलते हैं गैस टैंक। ठीक, अब वो जो गैस ट्रैप हुआ है उसको अगर हमें निकालना है यूज के लिए, तो वो मतलब एक पाइप लगा होता है, उसके थ्रू हम गैस को यहाँ से निकाल सकते हैं। एक नोब लगा है, नोब को अगर खोलेंगे तो यहाँ से वो गैस रिलीज होगा, जो भी गैस यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो यही गैस जो है एक फ्यूल का काम करता है। इसमें मेनली मीथेन होता है। मीथेन एक काफ़ी कम्बस्टेबल फ्यूल, कम्बस्टेबल गैस है। तो मतलब ऐसे ये गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक, और जो बाकी बच गया, मतलब डिकम्पोज होने के बाद जो भी चीज़ें बच गया उसको हम इधर से निकाल लेते हैं आउटलेट से। मतलब ये स्लरी का आउटलेट, ये गैस आउटलेट है, और जो भी ये डिकम्पोज होने के बाद बचा हुआ उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। वो एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करता है। मतलब जो भी चीज़ें बच गया है वो फर्टिलाइज़र का काम करता है खेतों में, मतलब इसका यूज करते हैं एज अ मैन्योर। ठीक, तो ये काफ़ी हेल्पफुल, मतलब देखा जाए तो काफ़ी मतलब यूजफुल है, इन द सेंस कि जो भी कचरा था, एक तो कचरा डिकम्पोज हो गया। ठीक, डिकम्पोज होकर वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, और जब डिकम्पोज हुआ तो हमें फ्यूल भी दे रहा है। ठीक, तो ये देखा जाए तो एक तीर दो निशाना, कि अपना कचरा भी मतलब साफ़ हो गया। ऐसे तो कचरा नहीं तो कहीं जाके डंप करते, वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करता फालतू का। तो जो कचरा था वो यूज भी हो गया एज अ फर्टिलाइज़र, और मतलब जाते जाते कुछ हमें दे भी गया, गैस दे गया। वो उस गैस का हम यूज करते हैं अगेन कुकिंग के लिए, हीट के, मतलब किसी चीज़ को हीट के लिए, गर्म करने के लिए, या फिर उस हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज में उस गैस को हम ले सकते हैं। ठीक, यही सब चीज़ें मतलब यहाँ पे समझाया गया है। ठीक, मेजर कंपोनेंट्स जो होता है बायोगैस प्लांट का, तो एक तो ये डाइजेस्टर हो गया, मतलब यहीं पे जो लिख रखे बारी बारी से देखा, डाइजेस्टर हो गया। डाइजेस्टर क्या होता है, एक पूरा बायोगैस प्लांट का हार्ट होता है जहाँ पे ये डिकम्पोजिशन होता है। दूसरा क्या होता है, मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक इसको बोलते हैं जहाँ पे हम स्लरी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जो हम डालते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, उसको मिक्सिंग टैंक बोला जाता है। गैस टैंक, गैस टैंक क्या होता है, ये वाला जहाँ पे गैस स्टोर होता है। और फिर पाइप्स एंड वाल्वाज, पाइप्स और वाल्वाज उसके थ्रू लगे होते हैं जहाँ से गैस को हम निकालते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए। बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने देखा कि कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या क्या प्रोसेस है उसका। एडवांटेज क्या है बायोगैस प्लांट का, वो देखा जाए तो एक तरह का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसको हम खुद से बना सकते हैं। ठीक, बायोगैस कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहेगा। कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल क्या होता है कि जैसे कि जब बायोगैस बनता है तो इसको डिकम्पोज होने में भी कार्बन का यूज किया है। कार्बन मतलब यूज में आता है। ठीक, तो वैसे हम किसी चीज़ को जलाते हैं जब, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम यूज करके, मतलब वो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, या फिर मतलब वेस्ट प्रोडक्ट मतलब हमारे लिए हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना पाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन यूजफुल है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, और उससे क्या होता है, मतलब ये डिकम्पोजिशन में कार्बन यूज होता है। तो कार्बन यूज होकर हमें गैस मिल गया, नेचुरल गैस। ये गैस जो है वो हमारे लिए यूजफुल है। तो एक अनयूजफुल गैस जो है वो गया और यूजफुल गैस आया, तो ये प्रोसेस हमारे लिए हेल्दी है, इसलिए इसको कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं, कि कार्बन कोई इमिशन इसमें नहीं होता है, और कार्बन उल्टा में ये कम करता है इन्वायरमेंट से। ठीक, ये एक तरह का क्लीन फ्यूल है, मतलब इस जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है उसको जब हम बर्न करते हैं तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, स्मोक वगैरह वो नहीं रिलीज करता है। ठीक, तो ये एक क्लीन फ्यूल इसको बोलते हैं। हाई हीटिंग कैपेसिटी होता है कि वो मतलब जो गैस प्रोड्यूस होता है उसमें लगभग पहले हमने बात किया था कि 75% मीथेन होता है। मीथेन एक काफ़ी हाई कम्बस्टेबल फ्यूल है, तो जब हम उसको जलाते हैं
तो हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलता है। ठीक। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जैसा कि हमने देखा कि अंत में सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाने के बाद जो भी चीज़ें बचता है वो एज अ फर्टिलाइजर उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एडवांटेज है ठीक बायोगैस का। तो बस देखते हैं अगला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है, अगेन इससे मतलब विंड मतलब हवा जो होता है जब बहता है तो उसको मतलब एयर, मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं। पहले विंड का डेफिनेशन क्या होता है कि जो भी एयर मूव कर रहा है तो उस एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। विंड जो होता है अपने में, चूँकि वो मूव कर रहा है तो कोई भी चीज़ जब मोशन में होता है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो विंड जो होता है अपने अंदर कुछ एनर्जी रखता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब उस एनर्जी, वो हमारे लिए तो यूजफुल डायरेक्ट है नहीं, लेकिन उस एनर्जी का यूज करके हम कुछ यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए तो हमारे लिए कुछ मतलब फ़ायदेमंद हो। तो वहाँ पे आता है फिर अगेन क्या, इसको बोलते हैं विंड मिल। हम क्या करते हैं कि बहुत सारा विंड मिल सेटअप करते हैं। विंड मिल क्या होता है कि जैसे कि ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसलिए एक विंड मिल है। ये क्या होता है कि जो विंड होता है उसका यूज करके, मतलब बेसिकली पहले तो बोले कि विंड मिल का काम क्या होता है कि वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक। अब वो कन्वर्ट कैसे करता है, तो इसमें ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं वो ब्लेड क्या होता है, जब इससे विंड टकराता है तो ये ब्लेड रोटेट करता है। अब ये ब्लेड रोटेट होगा और ये ब्लेड जो है टरबाइन से कनेक्टेड होते हैं, तो टरबाइन का जो ब्लेड रोटेट होगा तो टरबाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो जो बाग एंड में जैसे मैंने बोला था कि टरबाइन को रोटेट करने वाला पार्ट सेम ही है, मतलब टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला पार्ट सेम है, बस ब्लेड को हम रोटेट कैसे कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग मतलब मेथड्स यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो विंड एनर्जी होता है वो उसके एनर्जी का यूज किया जाता है टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करने के लिए। ठीक। तो उसके लिए करते क्या है कि ऐसे विंड मिल सेटअप करते हैं और ये काफ़ी हाइट पे सेटअप होता है क्योंकि ऊपर जो विंड का स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन नीचे। तो कुछ हाइट पे सेटअप करते हैं और वहाँ पे मतलब ये ब्लेड रोटेट होता है तो उससे टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक। तो ऐसे विंड मिल मतलब काम करता है। एडवांटेज क्या है, और पहले तो एक बात और, इसमें एक विंड फार्म होता है। विंड फार्म क्या होता है कि जैसे ये एक विंड मिल हो गया। ठीक। एक विंड मिल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इतना नहीं होता है कि हाउस होल्ड को मतलब सप्लाई कर किया जा सके एनर्जी। ठीक। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा विंड मिल सेटअप करते हैं एक जगह पे। ठीक। तो उससे क्या होता है, मतलब बहुत सारा अगर विंड मिल सेटअप करें तो उसको बोलते हैं हम विंड फार्म बोलते हैं। ठीक। तो विंड फार्म बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा जब विंड मिल सेटअप किया जाए किसी लोकेशन पे, किसी एक लोकेशन पे, तो उसको हम बोलते हैं विंड फार्म। अब विंड फार्म पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो इतना ज़्यादा होगा, मतलब इतना हाई अमाउंट में होगा कि उसको हम घरों तक सप्लाई कर पाएँ, हाउस होल्ड तक सप्लाई कर पाएँ, डे टू डे लाइफ में उसका यूज कर सकें। ठीक। तो उसी को विंड फार्म बोलते हैं। ठीक। एडवांटेज क्या होता है विंड एनर्जी का, अगेन ये एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम खुद से बना सकते हैं। ठीक। विंड एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कुछ नहीं करता है, और मतलब डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक। और क्या होता है, विंड फार्म कैन बी सेटअप इन रिमोट एरिया। अब ये जो विंड फार्म है इसको हम कहीं पे भी किसी भी रिमोट जगह पे सेटअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो ज़रूरत हो, जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल वाला थर्मल पावर प्लांट था, तो थर्मल पावर प्लांट को हम कहीं भी सेटअप नहीं कर सकते हैं क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, फॉसिल्स फ्यूल चाहिए। तो फॉसिल्स फ्यूल का सप्लाई वहाँ पे होना चाहिए तभी जाकर के थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर सकते हैं। लेकिन विंड के लिए क्या, विंड चाहिए, तो विंड कहीं भी अगर रिमोटली जगह पे भी अवेलेबल है तो वहाँ भी हम उसको सेटअप कर सकते हैं। तो कहीं और से कुछ चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार इसको हम सेटअप कर दिए कहीं पे भी और वहाँ पे विंड अगर अवेलेबल है तो बस ये ऑपरेट करते रहेगा। ठीक। तो इसीलिए इसको कहीं भी रिमोट एरिया में भी सेटअप किया जा सकता है जहाँ पे अदर सोर्स ऑफ एनर्जी को पहुँचाना फिजिबल ना हो, मतलब संभव ना हो। ठीक। इसका चैलेंज क्या है या फिर डिसएडवांटेज क्या है, इसको ऑपरेट करने में क्या क्या मुश्किलें आती है।
कि विंड टर्बाइन्स जो होता है वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड चाहिए, विंड स्पीड चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको रन करने के लिए। मतलब ये ब्लेड जो है वो तभी रोटेट कर पाएंगे मतलब अच्छे से जब विंड का स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसको कहीं भी सेटअप किया जा सकता है। फिर अगेन पहले हमने बोला कि रिमोट जगह पे सेटअप किया जा सकता है, तो कहीं भी रिमोट जगह पे जहाँ पे प्रॉपर विंड अवेलेबल है वहाँ पे सेटअप किया जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं भी सेटअप कर दें, तो हम इसको वहीं पे सेटअप कर सकते हैं जहाँ पर विंड का स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक, तो ये एक चैलेंज है। ठीक, विंड फार्म नीड अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अगेन विंड फार्म जब ये बैठाते हैं तो काफ़ी बहुत ज़्यादा लैंड यूज होता है, तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, और क्या, सेटिंग ऑफ विंड फार्म रिक्वायर्ड हाई इनिशियल कॉस्ट। एक बार विंड फार्म को मतलब पहला बार जब विंड फार्म सेटअप करते हैं तो उस समय जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगता है एक बार विंड फार्म सेटअप करने में। तो ये भी एक तरह का एक चैलेंज है हमारे लिए। ठीक, और क्या, इसको मेंटेनेंस कॉस्ट में मतलब ये जो ब्लेड्स होते हैं उनको भी मेंटेन करना मतलब पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये बना के छोड़ दिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन में ये सब मेटल्स वगैरह के बने होते हैं, यहाँ टरबाइन लगा हुआ है तो वो सब मेंटेनेंस भी उसका चाहिए, तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, ये भी एक चैलेंज है। ठीक, तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं विंड फार्म रन करने के लिए। ठीक, अगला देखते हैं सोलर एनर्जी। ठीक, तो सोलर एनर्जी क्या होता है कि मतलब एक तो नाम से ही पता चल रहा है कि सन से जो एनर्जी आता है, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट, उसी एनर्जी को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक, अब सन जो है मतलब हम जानते हैं कि वो मतलब 5 बिलियन ईयर से, वो मतलब पास्ट 5 बिलियन ईयर से जो सन मतलब एनर्जी है रेडिएट कर रहा है। ठीक, और वो नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स तक वह ऐसे ही एनर्जी रेडिएट करते रहेगा। ठीक, मतलब ये सन की एज है अभी। हर जितने भी स्टार्स होते हैं वो एक ना एक दिन डाई होते हैं, मतलब ये अलग चैप्टर है इसका कि जितने भी मतलब स्टार्स होते हैं वो एक ना एक दिन वो मर जाएंगे, मतलब एनर्जी रेडिएट करना बंद कर देंगे। तो जो सन है वो देखा जाए तो अपने बीच वाले एज पे है, मतलब यंग एज पे है, कि ये पास्ट 5 बिलियन ईयर से वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है और नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर तक वो एनर्जी रेडिएट करते रहेगा। ठीक, तो नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स तक वो करते रहेगा, यानी कि बहुत समय, मतलब ह्यूमन लाइफ का एज कितना होता है 100 साल मैक्स टू मैक्स, 70-80 में निपट जाते हैं। तो 5 बिलियन और ये 5 बिलियन ईयर्स तक मतलब एनर्जी रेडिएट करते रहेगा, तो यानी कि बहुत टाइम है, मतलब बहुत लंबे समय तक वो एनर्जी रेडिएट करते रहेगा। तो इसको हम रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मान सकते हैं कि ये कंटिन्यूस सप्लाई होगा, ख़त्म नहीं होगा मतलब इसको। ठीक, सो इसीलिए इसको हम रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। ठीक, अब ये जो एनर्जी हमें मिलता है उसको बहुत सारे काम के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, ठीक है, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जैसे कि ये जो सन से एनर्जी आता है उसका यूज करके हम कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब उसका उस एनर्जी का यूज करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। जो सन से डायरेक्ट हमें एनर्जी मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट मिल रहा है। ठीक, तो ये डायरेक्ट हमारी किसी बहुत यूजफुल मतलब कहीं कहीं पे काम आ सकता है, पर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा यूज में नहीं होता है। तो इसका यूज करके किसी टेक्नोलॉजी या कोई डिवाइस के थ्रू हम कुछ यूजफुल काम कर पाएँ, तो वैसे टेक्नोलॉजी और डिवाइस को क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक, जैसे कि सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल पैनल, ये जो डिवाइस होते हैं ये सन के जो एनर्जी आता है उसका यूज करके कुछ काम करते हैं। सोलर कुकर का क्या क्या काम है कि वो खाना बनाने में हेल्प करता है, सन एनर्जी का यूज करके वो खाना पकाता है। ये सन एनर्जी का यूज करके वाटर पानी को गर्म करता है। ये क्या, सन एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये कुछ क्या है, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी या फिर सोलर एनर्जी डिवाइस इसको बोल सकते हैं। ठीक, सोलर एनर्जी का एडवांटेज क्या है कि एक तरह का क्लीन एंड ग्रीन है, मतलब सोलर एनर्जी को जब हम यूज करते हैं तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी ग्रीन हाउस गैस या फिर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता इन्वायरमेंट में। ठीक, तो इसलिए ये क्लीन है। एबंडेंट एंड फ्री, काफ़ी एबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है, मतलब दुनिया के लगभग बहुत सारे जगहों पे सोलर एनर्जी अवेलेबल है, सन का रे वहाँ पे पड़ता है
और फ्रीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं कोई चार्ज कर रहा है सूरज के लिए, मतलब सन के लाइट के लिए कौन चार्ज करेगा। आपके छत पे भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, ठीक। रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल, सोलर एनर्जी मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है, मतलब लेट से वो दिन, पूरा दिन तो एनर्जी देता ही है, तो पूरा दिन वो जो एनर्जी दे रहा है उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, और स्टोर करके मतलब बाद में यूज करने के लिए उसको रख सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए रिलायबल है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब इसको स्टोर करके हम कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक। कुछ चैलेंज क्या है सोलर एनर्जी का यूज करने में, तो कुछ चैलेंज ये है कि फर्स्ट जैसे कि इंटरमिटेंट एंड वेरिएबल, कि मतलब ये कभी कभी डिसकंटिन्यूअस भी हो जाता है, जैसे कि ख़राब मौसम में सन एनर्जी, मतलब सूरज नहीं निकलता है, जरूरी नहीं कि हर दिन सूरज निकले ही, कभी कभी ख़राब मौसम में सन नहीं आता है, तो उस मतलब वो डिस्टर्ब कर सकता है एनर्जी सप्लाई को। वेरिएबल होता है कि मतलब एक तो दिन के टाइम पे ही होगा, रात के टाइम पे नहीं होगा। अगर 24 आवर्स होता तो ज़्यादा बेनिफिट होता, मतलब उससे अगर हम एनर्जी कुछ निकालते तो पर ऐसा होता नहीं है, ठीक। तो ये कभी कभी मतलब इंटरमीडिएंट का मतलब होता है, इसको ऐसा बोल सकते, मतलब ऐसा देख सकते हो डिसकंटिन्यूअसली, इसका मतलब जो साइनोनिम्स है ऐसा बोल सकते हो, ठीक। तो इसकी वजह से मतलब इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से इसका अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है, ठीक। इनिशियल हाई कॉस्ट होता है, ये जितने भी सोलर एनर्जी का यूज करके कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो जो डिवाइस होता है उसका कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हेवी होता है, हाई होता है, तो वो भी बहुत सारे लोगों के लिए मतलब बर्डन हो सकता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस एनर्जी का यूज ना कर पाए, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। सन एनर्जी फ्रीली अवेलेबल है, पर हम कुछ यूज नहीं कर पाएंगे अगर, मतलब इनिशियल जो हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। इसी वजह से मतलब जैसे कि सोलर सेल है, सोलर सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हर किसी के घर में सोलर सेल नहीं है, क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक। तो ये कुछ चैलेंजेस है सोलर एनर्जी का यूज करने में, ठीक। अब जैसे कि देखते हैं कुछ सोलर एनर्जी डिवाइस, जैसे कि सोलर कुकर। बेसिकली हम दो तरह के सोलर एनर्जी डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सोलर टेक्नोलॉजी डिवाइस देखा, तो सोलर कुकर और सोलर सेल पैनल के बारे में हम वन बाय वन देखने वाले हैं। सोलर कुकर क्या होता है कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कुकर मतलब कुछ तो खाना बनाने में यूज होता है, सोलर मतलब सन एनर्जी का यूज करके। तो सन एनर्जी का यूज करके जब हम खाना बनाते हैं तो वैसे जो डिवाइस होता है उसको सोलर कुकर बोलते हैं। एक टिपिकल सोलर कुकर जो होता है कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें क्या होता है, ये एक रिफ्लेक्टर होता है कि जो लाइट को, मतलब सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके एक बॉक्स टाइप का होता है उसमें डालता है, और बॉक्स में डायरेक्ट भी मतलब सनलाइट आएगा और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर इधर सनलाइट जाएगा। मतलब सनलाइट की मात्रा यहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए, सनलाइट ज़्यादा मात्रा में पड़े उसके लिए एक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, ठीक। अब ये जो बॉक्स होता है इसमें ऊपर एक ग्लास पैनल लगाया गया होता है। वो क्या करता है कि मतलब जो अंदर एनर्जी जाता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास पैनल जो होता है वो एनर्जी मतलब हीट एनर्जी पर्टिकुलरली ट्रैप करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर हम एक ग्लास पैनल लगा दें तो जो भी लाइट जा रहा है अंदर, उसका हीट जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, लेकिन जो हीट है वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, ठीक। और इसके अंदर हम जो होता है बॉक्स के अंदर, मतलब ग्लास पैनल के अंदर जो बॉक्स होता है उसमें ब्लैक कंटेनर में हम खाना को रखते हैं जिसको भी पकाना है। तो ब्लैक कंटेनर ही क्यों रखते हैं, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो हीट को काफ़ी ईजिली एब्जॉर्व करता है, लाइट को काफ़ी एब्जॉर्व करता है। तो वो हीट को काफ़ी मतलब ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्व कर, जितना एब्जॉर्व करेगा उतना ही ज़्यादा, क्योंकि उतना ही वो हीट एब्जॉर्व करेगा तो खाना जल्दी गर्म होगा। मतलब जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, और जितना जल्दी करे खाना जल्दी बनेगा, ठीक। तो ये पूरा सोलर कुकर का प्रोसेस होता है, मतलब इस तरीके से सोलर कुकर काम करता है, ठीक। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, कोई भी डस्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, खाना बनाने में कोई भी डस्ट नहीं होगा। कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि मतलब ये जो सोलर कुकर होता है, मतलब ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल अगर हम खाना बनाएं तो उसमें कंटिन्यूस फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल का कॉस्ट जो होता है कुछ हाई होता है। जैसे कि अगर गैस से ना बना रहे हैं तो गैस हमेशा एज अ फ्यूल चाहिए, लकड़ी पे खाना बना रहे हैं तो वुड चाहिए हमेशा, तो वो फ्यूल चाहिए। यहाँ पे एक बार इसको सेटअप कर दें अगर, तो मतलब ऐसा नहीं है कि फिर कोई फ्यूल चाहिए। सनलाइट जो है फ्रीली अवेलेबल है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है उसके देखा जाए तो। ऐसे प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट एंड फ्लेवर ऑफ द फूड। अब इसमें जो खाना बनता है
ऐसे जो नॉर्मली खाना बनता है उसमें जो होता है वो हीट करने की वजह से, वो अब डायरेक्ट हीटिंग करते हैं वहाँ पे खाना को, तो उसकी वजह से कुछ जो न्यूट्रिएंट होता है वो मतलब वेस्ट हो जाता है, भाप बन के निकल जाता है। यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज पैक होता है, और यहाँ पे एक अलग तरह का हीटिंग होता है, ये डायरेक्ट हीटिंग नहीं है जिसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो जो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट और प्रिजर्वेटिव होता है मतलब वो संभाले रखता है फूड का, मतलब न्यूट्रिएंट और फ्लेवर, मतलब बेसिकली मतलब उसका टेस्ट होता है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है डायरेक्ट हीटिंग की वजह से। मतलब जब कन्वेंशनल खाना बनाते हैं तो उसमें डायरेक्ट हीटिंग की वजह से ये सब चीज़ें वेस्ट भी हो जाती हैं, मतलब कुछ चीज़ें न्यूट्रिएंट जो होता है कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट मेंटेन रहता है। ठीक, इसका डिसएडवांटेज देखें सोलर कुकर का तो क्या है कि एक तो ये सनलाइट पे अवेलेबल है, अगर सिर्फ और सिर्फ लेट से घर में सिर्फ सोलर कुकर से ही खाना बनता है और किसी दिन सूरज ना निकले तो उस दिन खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो ये अवेलेबल होता है, हाईली अवेलेबल, मतलब डिपेंडेंट होता है सनलाइट अवेलेबिलिटी पे, सनलाइट अवेलेबल है तभी मतलब खाना बन पाएगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा क्या कि ये लंबा समय लेता है, कन्वेंशनल खाना जो बनता है वह उसके तुलना में इसमें खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। ठीक, तो ये सोलर सोलर कुकर हुआ, सोलर नहीं सोलर। ठीक, अगला जो है डिवाइस उसको बोलते हैं सोलर सेल पैनल। सोलर सेल पैनल क्या होता है, ये बेसिकली पहले तो इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली सन एनर्जी को हीट, मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब ये किस चीज़ से बना होता है, सोलर सेल पैनल जो होता है वो बेसिकली सोलर सेल से बना होता है। सोलर सेल क्या होता है कि मतलब एक टिपिकल सोलर सेल जो होता है वो 0.5 से 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, या फिर उसको बोले तो 0.7 वाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब ये जो है काफ़ी छोटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब छोटा अमाउंट है, इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सोलर सेल लेते हैं, ठीक, और उनको अरेंज कर देते हैं, और उस अरेंजमेंट को, मतलब उस अरेंजमेंट से क्या होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक, जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो वो जो अरेंजमेंट करते हैं उस अरेंजमेंट को बोलते हैं सोलर सेल पैनल। ठीक, तो यहाँ पे जो फोटो में दिख रहा है ये जो एक स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा एक सोलर सेल पैनल है, ये बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक, अब ये एक सोलर पैनल जो होता है वो इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि उसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे घर में अगर बैटरी हो तो एक बैटरी को एक सोलर सेल पैनल से हम चार्ज कर सकते हैं। हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो बहुत सारे सोलर पैनल को क्लब करके लगा दें तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सोलर सेल प्लांट इसको बोलते हैं कि जो मतलब ऐसा प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कर सके। अगर इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो फिर हमें सोलर सेल प्लांट सेटअप करना होगा। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सोलर पैनल को हम अरेंज करके मतलब लगाते हैं, तो उससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस होता है। ठीक, इसके भी अगेन एडवांटेजेस क्या है कि एक तो मतलब ये इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, मतलब एक बार हमने सोलर पैनल सेटअप कर दिया तो कर दिया, और इसमें कुछ चल नहीं रहा है, ऐसा नहीं कुछ हिल डुल रहा है, तो उससे क्या होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। मेंटेनेंस का जो प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। कहीं भी अगर कोई मूविंग पार्ट्स है तो वो उसमें वियर एंड टीयर होगा, वो फटेगा टूटेगा, तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि विंड मिल में जो ब्लेड्स होता है वो रोटेट करते रहता है, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट इसीलिए वहाँ पे हाई चला जाता है। यहाँ पे इसमें कोई भी चीज़ मूव ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट इसका क्या होगा, काफ़ी कम रहेगा। ठीक, और इनको कहीं भी रिमोट एरिया में भी सेटअप कर सकते हैं, जहाँ भी सनलाइट अवेलेबल हो वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कुछ बाहर से इनको ऑपरेट करने के लिए कहीं बाहर से फ्यूल लाना पड़ेगा, तो इसको आसानी से ऑपरेट कहीं भी मतलब सेटअप कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है इनका कि डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ सनलाइट। अब ऑब्वियस है कि मतलब ये सनलाइट से ऑपरेट कर रहा है तो सनलाइट अवेलेबल होगा तभी काम करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं काम करेगा। इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, जब हम वो सेटअप करते हैं तो इसका जो सोलर पैनल का कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इफ़िशियंसी जो होता है सोलर सेल का यूजुअली लो होता है, मतलब जितना एनर्जी फॉल करता है उससे का बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी कम प्रोड्यूस होता है। ठीक, इन द कंपेरिजन जितना सोलर एनर्जी यूज हो रहा है, तो इसका इफ़िशियंसी थोड़ा कम होता है। ठीक, ये प्रॉब्लम है। इसका यूज कहाँ करते हैं, सोलर सेल का हम
आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी सप्लाई के लिए अब यहाँ से तो पाइप दौड़ा नहीं सकते, यहाँ से सैटेलाइट में वायर तो दौड़ा नहीं सकते कि पृथ्वी से वायर दौड़ा दे सैटेलाइट में, और वहाँ पे मैं जो बैटरी लगा हुआ है वो चार्ज हो। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा मतलब जुगाड़ करना होगा कि जो वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो उसमें सोलर सेल काफ़ी एक इफ़िशियंट चॉइस होता है। तो जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उनमें सोलर पैनल लगा हुआ होता है। उनका क्या, वो क्या करता है मतलब बेसिकली सनलाइट तो स्पेस में भी अवेलेबल है, तो वहाँ सनलाइट का यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो बैटरी मतलब उसमें लगा होता है सैटेलाइट में वो काम करे। ट्रैफिक सिग्नल वगैरह में भी मतलब इस सोलर पैनल का यूज़ किया जाता है, कैलकुलेटर में भी यूज़ किया जाता है, और कोई कोई खिलौना जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका ये कुछ यूज हो गया। तो ये सोलर पैनल के बारे में हो गया। ओके, अब हम देखेंगे एनर्जी फ्रॉम द सी। जैसे कि फर्स्ट देखते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है कि जैसे कि जो सी का सरफेस होता है, ठीक, उस पर जो ग्रेविटेशन मून जो होता है, मतलब अपना अर्थ है, जैसे ये अपना पृथ्वी है, इधर मून है, तो मून जो है अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करके यहाँ के चीज़ों को खींचने की कोशिश करता है। तो अगर कोई यहाँ पे सी है, ओशियन है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, तो उस पर ग्रेविटेशनल पुल अप मून की वजह से कुछ टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, कि मतलब सी सरफेस जो होता है कभी अप चला जाता है और कभी डाउन चला जाता है। इसको खींचेगा तो ये ऊपर उठा लेता है। सी सरफेस का लेवल जो होता है कभी हाई जाता है कभी लो हो जाता है। ये किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से। ठीक, तो वही जो एनर्जी उसमें मतलब सी का जो सरफेस है वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो उसमें एक तरह का काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। उस एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं। तो ये होता है कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून सी वाटर सरफेस, on the seawater surface the water surface rise and fall which generate waves and these waves are called tides wave, टाइडल वेव। ठीक, ये टाइडल वेव की वजह से मतलब सी वाटर जो होता है काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करता है। ठीक, टाइडल एनर्जी को अगर हमें हार्नेस करना है मतलब निकालना है, उसका यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, डैम्स बनाते हैं, और उस डैम्स की मदद से मतलब उसमें टरबाइन कनेक्टेड होता है। टरबाइन को मतलब ये जो वाटर होता है वो वाटर जो डैम में जो टरबाइन लगा होता है उसको रोटेट करता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इस तरीक़े से जो टाइडल वेव्स में जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम यूज करते हैं। ठीक, दूसरा तरह का एनर्जी आता है वेव एनर्जी। ठीक, अब सी सरफेस पे जो एयर होता है वो भी काफ़ी फास्ट मतलब ब्लो होता है, विंड, उसकी वजह से भी सी के सरफेस पे कुछ वेव्स जनरेट होते हैं। ठीक, उन वेव का भी यूज करके हम उस वेव को मतलब उस वेव मूव कर रहा है तो वेव में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो उसका भी यूज करके अगर उससे भी हम कुछ अरेंजमेंट बनाएं जिससे कि टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट कर सकें, तो उससे भी हम एनर्जी मतलब निकाल सकते हैं। तो वो जो एनर्जी निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब वेव एनर्जी। तो ये क्या होता है, ड्यू टू blowing of wind on the surface of ocean, waves are produced on the water surface. These waves are called ocean wave, क्योंकि ये ओशियन के सरफेस पे प्रोड्यूस होता है। ये जो वेव होते हैं बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस कैन बी हार्नेस बाय डूइंग एन अरेंजमेंट, कि मतलब टरबाइन को रोटेट किया जाए और वो जो टरबाइन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अगला जो एनर्जी होता है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है कि जैसे कि जो ओशियन होता है, ठीक, लेट से ये ओशियन का सरफेस है, ठीक, और ये कुछ डेप्थ है। ठीक, तो सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है, लेट से TS, और जो बॉटम पे टेम्परेचर है, बॉटम नहीं मतलब कुछ डेप्थ नीचे, मतलब ठीक, जो टेम्परेचर है उसको TB बोल देते हैं। तो सरफेस का टेम्परेचर जो यूजुअली होता है ग्रेटर देन मतलब दिस होता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट वगैरह पड़ता है। ठीक, तो सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाता है या फिर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, अगर ऐसा बोले तो। ठीक, अब उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मतलब हीट जनरेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे का जो वाटर है वो गर्म है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी इसमें रहता है उस एनर्जी का अगर हम यूज करके कुछ मतलब प्रोड्यूस करें, तो वो मतलब पहले तो ये जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ये दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट, उसी को ओशियन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक, अब इस एनर्जी का यूज करके जैसे इससे वाटर को हीट करने में यूज किया जा सकता है और उससे टरबाइन रोटेट किया जाता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक,
तो यही ओशियन थर्मल एनर्जी होता है। ओशियन थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्ड डीप वाटर, मतलब जो अंदर का जो ठंडा होता है और जो ऊपर का गर्म होता है, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसी को ओशियन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक, ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है? प्लांट कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, द प्लांट्स कैन ऑपरेट ओनली इफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज 20 डिग्री सेल्सियस और मोर अप टू अ डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर। अब ये जो प्लांट मतलब इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके अगर हम कोई प्लांट सेटअप करें जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हमें जनरेट करना हो, तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 20 डिग्री सेल्सियस का कम से कम होना चाहिए। कितने के डेप्थ के अंदर? 2 किलोमीटर डेप्थ के अंदर, मतलब 2 किलोमीटर अगर का वेरिएशन लें तो उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस हो वो 20 डिग्री सेल्सियस हो। जैसे कि अगर लेट से यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए ताकि डिफरेंस जो हो 20 डिग्री सेल्सियस आ पाए। ठीक, तभी इस तरह का जो प्लांट होता है वो ऑपरेट कर पाएगा। ठीक, तो एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी, अब एनर्जी मतलब सी में बहुत सारा एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सबको अगर मिला दिया जाए तो, लेकिन इनका जो मतलब एक्सप्लॉयटेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कमर्शियली। मतलब इनको एक्सट्रैक्ट करना, इन सभी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये ओशियन में होता है और ओशियन में एनर्जी निकालना मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक, तो एनर्जी तो बहुत सारा है ओशियन और सी में, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक, अगला जो एनर्जी होता है वो देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का क्या होता है? मतलब ये उस तरह का एनर्जी है जो कि अर्थ के अंदर जो हीट होता है अर्थ क्रस्ट में, उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक, जियोथर्मल एनर्जी का द थर्मल एनर्जी जनरेटेड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब ये काम कैसे करता है? तो जैसे कि लेट से ये एक फ़ोटो लेते हैं, प्रोटोटाइप फ़ोटो मैंने लिया। अर्थ के अंदर जो हीट होता है, ठीक, उसमें जो मोल्टेन मतलब मोल्टेन मटेरियल होता है अर्थ के कोर में, हम जानते हैं वो जो मोल्टेन मटेरियल होता है वो जब कूल होता है तो ऊपर रॉक बनता है। ठीक, अब बिकॉज ऑफ रॉक बनता है तो कभी कभी क्या होता है, शिफ्टिंग की वजह से रॉक जो होता है ऊपर की तरफ वो एक्सटेंड कर जाता है, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो एक वॉइड्स क्रिएट हो जाता है। ठीक, जिसको हम हॉट स्पॉट बोलते हैं, मतलब एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक, अब ये स्पेस काफ़ी गर्म होता है, मतलब ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई वाटर बॉडीज का वाटर अगर उस कांटेक्ट में आए, मतलब उस जगह पे आए, तो वो हीट करके क्या वार्म होके मतलब वेपोराइज होगा। तो वेपोराइज होगा और उस वेपर को लेके अगर हम उससे टरबाइन रोटेट करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो यही पूरा का पूरा मेथड होता है जियोथर्मल एनर्जी, मतलब जियोथर्मल एनर्जी का। तो इस तरह से जो ये जो एनर्जी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, तो ये जो हम एनर्जी सेटअप लगाते हैं इसको बोलते हैं जियोथर्मल प्लांट। जियोथर्मल प्लांट क्या करता है कि जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो वही सब मेथड यहाँ पे मतलब बारी बारी से बताया गया है। ठीक, अब इसका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन वो जगह ढूंढ पाना जिस जगह पे इस तरह के प्लांट सेटअप किए जा सकते हैं वो बहुत कम है, क्योंकि ये वहीं पे सेटअप किया जा सकता है जहाँ पे ये से मतलब जगह बने कि कोई हॉट स्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे वाटर कांटेक्ट में आए तो उसका जो स्टीम निकल रहा है उस स्टीम मतलब वहाँ से कुछ स्टीम निकले, ये सब कुछ एक जगह पे बना। मतलब लेट्स से अगर हॉट स्पॉट बन गया और यहाँ पे वाटर ही ना आए तो फिर वो भी बेकार है, वहाँ पे ये प्लांट सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी स्पेसिफिक लोकेशन है, बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह का जो प्लांट होता है वो सेटअप किया जा सकता है, जहाँ पे ये पूरा सिचुएशन सब कुछ हो कि मतलब हॉट स्पॉट बना हो, वहाँ पे वाटर आए, वेपराइज करके निकल रहा है तो उसको हम ट्रैप कर पाएँ पाइप के थ्रू, मतलब भेज पाएँ मतलब टरबाइन में, और टरबाइन को उससे रोटेट कर पाएँ। तो इस तरह का इंडिया में तो बहुत कम जगह है जहाँ पे इस तरह का प्लांट सेटअप किया जा सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे इस तरह का प्लांट हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा जियोथर्मल एनर्जी। अगला जो एनर्जी है वो क्या, न्यूक्लियर एनर्जी।
ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि दुनिया का हर जो चीज़ होता है वो एटम से मिलके बना होता है, और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो अपने अंदर काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफ़ी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन किए हुए होता है। ठीक, तो उसके एनर्जी को, उस न्यूक्लियस के एनर्जी को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हैं जिसकी वजह से वो जो न्यूक्लियस में उसके एनर्जी स्टोर है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज हार्नेस्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम, क्योंकि वो न्यूक्लियस ऑफ एटम में ही होता है। एटम आर द टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक, एंड देयर न्यूक्लियाई कंटेन इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शंस रिलीज दिस एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस की मदद से जो न्यूक्लियस में एनर्जी स्टोर होता है उसको हम निकालते हैं, जिसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक, अब वो जो न्यूक्लियर एनर्जी निकला उसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, कि मतलब उसको वाटर को हीट किया जाए, हीट से स्टीम जनरेट होगा, स्टीम से टरबाइन को रोटेट करेंगे और टरबाइन जो होगा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी हम जब निकालते हैं तो हमने देखा कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन से निकालते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता क्या है, मतलब बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होता है वो दो तरह का होता है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो सन में होता है, वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक करके दो लाइटर न्यूक्लियस में तोड़ते हैं। ठीक, ये न्यूक्लियर फिजन होता है, और ये स्प्लिट करके मतलब दो लाइटर न्यूक्लियाई में करते हैं। और जब ये स्प्लिटिंग का ये जो प्रोसेस होता है उसी में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम 235 एक तरह का एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस काफ़ी हेवी होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करके दो इस छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ते हैं। ठीक, दिस प्रोसेस प्रोड्यूस इनोमस अमाउंट ऑफ हीट। ठीक, तो और ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है वो कहाँ पे कराया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कराया जाता है। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर एक जगह मतलब सेटअप होता है, ये जैसे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस कराना इतना ईजी होता नहीं है, काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी सेटअप करना पड़ता है, और इसमें जो एनर्जी निकलता है वो भी काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। ठीक, अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में वही न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हैं। तो उसका होता क्या है बेसिकली उसमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसके कोर में हम जिस भी एलिमेंट को ब्रेक करना है वो डालते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235 हो गया, फिर उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं। तो उससे होता क्या है कि काफ़ी मतलब हाई स्पीड न्यूट्रॉन को लेकर के उस पर उसके न्यूक्लियस पे हिट करते हैं। वो हिट करने की वजह से वो स्प्लिट होता है दो पार्ट में, और उससे मतलब एनर्जी रिलीज होता है, और ये कंट्रोल्ड अमाउंट में मतलब इसको हम रिलीज करते हैं। मतलब न्यूक्लियर ये काफ़ी मतलब चेन रिएक्शन इसमें शुरू हो जाता है, जैसे कि जो एटॉम बम होता है उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, बस वहाँ पे ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो अनकंट्रोल्ड वे में होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोल में किए जाते हैं, कंट्रोल अमाउंट में। क्योंकि एक बार जब ये हेवी एलिमेंट जो है वो एक बार ब्रेक करता है तो वो न्यूट्रॉन रिलीज करता है। वो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन किसी दूसरे यूरेनियम 235 एलिमेंट को हिट करेगा, फिर वहाँ से न्यूट्रॉन रिलीज होगा। तो एक बार जैसे हिट किया तो दो न्यूट्रॉन निकालेगा, वो दो चार करेगा, चार आठ न्यूट्रॉन निकालेगा, फिर 8 का रिएक्शन होगा, फिर 8 32 न्यूट्रॉन निकालेगा, फिर 32 रिएक्शंस होगा, फिर 32 64, ऐसे एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करने लगता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड यूज करते हैं। यहाँ पे कहीं पे दे रखा हुआ कंट्रोल, मतलब ये कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल रॉड होता है उसको यूज करते हैं, ताकि जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं वो न्यूट्रॉन्स एकदम से उनका नंबर इंक्रीज ना हो जाए, तो कुछ न्यूट्रॉन्स को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू कंट्रोल्ड रॉड। ठीक, इस तरह से कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रहा है वो कंट्रोल अमाउंट में हो। ठीक, तो वही सब प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। इस न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो पहले तो इसका जो एडवांटेज देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, कि इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी निकलता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है,
और एनर्जी डेंसिटी हाई होता है, मतलब कि क्या है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 मतलब काफ़ी छोटा अमाउंट ऑफ थोड़ा सा वही यूरेनियम 235 काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। जैसे कोयला है, कोयला को बहुत सारा कोयला जलाएंगे तो छोटा सा एनर्जी मतलब थोड़ा एनर्जी हमें मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि एकदम थोड़ा सा यूरेनियम 235 का अगर न्यूक्लियर रिएक्शन कराए तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है मतलब एनर्जी पर यूनिट फ्यूल वो काफ़ी हाई होता है। ठीक, लो फ्यूल कंजम्पशन, काफ़ी कम फ्यूल लगता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब निकलता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होता है इसमें, मतलब कोई भी जैसे कि CO2 वगैरह या फिर कोई भी पॉल्यूशन करने वाला जो गैस होता है वो सब इसमें रिलीज नहीं होता है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, मतलब चैलेंजेज या कंसर्न या फिर उसको डिसएडवांटेज जो बोल सकते हैं, वो क्या है कि पहले तो रेडियो एक्टिव वेस्ट ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि जहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वहाँ पे उसका जो वेस्ट होता है वो होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। वो जो मतलब रेडियो एक्टिविटी जो होता है मतलब रेडियो एक्टिव रेज जो होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे लिए। और ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो भी काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इसको प्रॉपर डिस्पोजल करना कि मतलब इसको प्रॉपर जगह पे जाके फेंकना, इसको डिस्पोज करना, मतलब ये काफ़ी अपने आप में एक चैलेंज होता है। जो रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिव रेज निकलता है वो भी काफ़ी हार्मफुल होता है, इससे कैंसर वगैरह हो सकता है उससे। ठीक, सेफ्टी का काफ़ी मतलब ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें एनर्जी जो रिलीज होता है काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो मतलब सेफ्टी बहुत चाहिए, नहीं तो मतलब ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। जैसे कि मतलब ये 2 जगह है जहाँ पे हो रखा है ऑलरेडी। हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब स्टार्टिंग में न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाना, न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक फ़ोटो दे रहा है, ये देख सकते हो कितना सारा कंपोनेंट्स इसमें है मतलब। तो ये जो काफ़ी मतलब इनिशियल जो सेटअप होता है इसका वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत एडवांटेज भी है और रिस्क भी है। ठीक, मतलब एडवांटेज क्या है कि काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे रिलीज होता है, लेकिन इसका रिस्क भी है कि वो मतलब एक्सप्लोजन वगैरह भी हो सकता है, वहाँ पे खतरा भी हो सकता है। ठीक, तो कुछ किसी भी एनर्जी का हमें रिस्पॉन्सिबल तरीक़ा से उसका यूज करना, उसको मैनेज करना मतलब आना चाहिए। ठीक, और उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, ये था। ठीक, कहते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस कि मतलब कोई भी एनर्जी, हमने देखा कि एनर्जी को हम बहुत तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, यू लर्न अबाउट डिफरेंट वे टू गेट एनर्जी यूजिंग एनी एनर्जी। हम देखा कि जितने भी एनर्जी सोर्स हैं, जितने भी हमने एनर्जी सोर्स पढ़ा, उसका कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जरूर रहा है। मतलब देखें हमने हर चीज़ का देखा कि कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है, और हर जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी था उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है। ठीक, हम कोई भी मतलब हम कौन सा एनर्जी सोर्स हमें यूज करना चाहिए, बेस्ट वे क्या है कि वो मतलब चीप हो, गुड हो, मतलब आसानी से अवेलेबल हो, और जो हमने गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने डिफाइन किया स्टार्टिंग में वो क्राइटेरिया फिल कर रहा हो। लेकिन कोई भी फ्यूल हम लें, हमने देखा कि जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी है कोई भी हम फ्यूल लें उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है ही। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये फ्यूल एकदम से परफेक्ट है, इसका कुछ डिसएडवांटेज है ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर सेल ले लेते हैं, तो सोलर सेल को हमने देखा कि सोलर सेल ऑपरेट करने में कोई भी मतलब डिसएडवांटेज नहीं है। सनलाइट पड़ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ना ही कोई इमिशन कर रहा है किसी भी तरह का, ना ही उसको मेंटेनेंस कॉस्ट है, ना ही उसमें मूवेबल पार्ट्स है कि उसका मतलब खर्चा आएगा वो वियर एंड टीयर का, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो सोलर सेल परफेक्ट है, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं है। सोलर सेल भले ही जब ऑपरेट कर रहा है तब कोई इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन सोलर सेल को बनाने के लिए इन्वायरमेंट को ऑलरेडी बहुत सारा इम्पैक्ट जा चुका है। सोलर सेल को बनाने में बहुत सारा मतलब एयर पॉल्यूशन या फिर उसको बनाने में जो रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शंस, उसमें बनाने के टाइम पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उससे इन्वायरमेंट ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुका है। ठीक, तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। या तो मतलब कुछ कोई मतलब कोई फ्यूल ऐसा है जो कम प्रोड्यूस करता है, जैसे कि जो नेचुरल गैस था, वो भी हमने देखा कि वो जब जलता है तो बोलते हैं कि उसको क्लीन एनर्जी है, वो मतलब हार्मफुल एसेस एयर पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा नहीं कि वो 100% नहीं प्रोड्यूस करता है, हाँ वो थोड़ा कम प्रोड्यूस मतलब कम हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करता है, पर ऐसा 100% वो भी प्योर नहीं है कि 100% वो एकदम से पॉल्यूशन नहीं करता है। तो कोई भी एनर्जी जो है
वो मतलब थोड़ा या ज़्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर ही रहा है। ठीक, तो ये सब मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है इन्वायरमेंट का, हम जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट। तो जैसे कि एनर्जी हमने देखा कि दो तरह का होता है, मतलब जितने भी एनर्जी सोर्स होते हैं, एनर्जी सोर्स जो होते हैं दो तरह के, एक रीन्यूएबल और दूसरा नॉन रीन्यूएबल। ठीक, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमने देखा कि मतलब वो क्या होता है कि मतलब उसको बार बार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होता है, उसको मतलब जितना हम चाहें उतना यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या, वो लिमिटेड होता है, उसका जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, वो जो बनेगा वो टाइम फिक्स है कि वो इतने समय के बाद ही बनेगा, उसके पहले हम बना ही नहीं सकते हैं। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो क्या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसका जो एबंडेंस है पूरी दुनिया में वो फिक्स है कि वो इतना ही अमाउंट बना हुआ है, अब वो उतना ही रहेगा, मतलब उतना ही है। अब उसको हम यूज करते जाए तो वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मतलब वो मतलब नेक्स्ट बार कब बनेगा, फिर मिलियन ईयर्स बाद बनेगा, ऐसा अब नियर फ्यूचर में वो बनने वाला है नहीं। तो ये जो एनर्जी होता है वो कम समय तक लास्ट करेगा, मतलब वो उसकी ज़्यादा नहीं होता है, तो ये काफ़ी हमें जुडिशियस और काफ़ी मतलब कंट्रोल्ड वे में इसको यूज करना होता है। लेकिन जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, ये हम खुद से बना सकते हैं इस चीज़ों को, इसका एबंडेंस जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो ये जो एनर्जी है वो लॉन्ग लास्टिंग है, और ये जो एनर्जी है वो क्या मतलब ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो इसका मतलब हमें काफ़ी कंट्रोल्ड अमाउंट मतलब यूज करना चाहिए, और होता भी है सस्टेनेबल मतलब रहने के लिए। ठीक, तो ये था मतलब कि कोई भी एनर्जी कितना लास्ट करेगा, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। ठीक, तो बस इस चैप्टर में इतना ही, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ये लास्ट चैप्टर था। ठीक, तो हमारा जो क्लास 10th का पूरा ये सीरीज है वो कंप्लीट हुआ। ठीक, ये पूरा का पूरा सीरीज कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं हमें, ताकि नेक्स्ट ईयर में इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है, ताकि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए जब नेक्स्ट ईयर हम लॉन्च करें तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा वो चीज़ें। ठीक, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड, आपका आगे की जो भी जर्नी हो, जहाँ भी आप जाए वहाँ पे आपको सफलता मिले। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट बोर्ड एंड नेक्स्ट फॉर योर करियर अहेड। थैंक यू।